हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अगेन आपका स्वागत है। इस जो हमारे पास वैकेंसी आई हुई थी बिहार की, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास आपको पता है फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमारे पास आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो। आई होप आपने सभी ने पसंद किया होगा। और कंटिन्यूशन में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके कंटिन्यूशन में जो हमारे पास प्रोसेस था उसी सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा होगा, उस वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन कि हमारे पास हैजार्डस वेस्ट आपको हमने पढ़ाने वाला स्टार्ट किया था। हैजार्डस वेस्ट में व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट और उसकी सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर धीरे धीरे हम यहाँ पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट के बारे में आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट एंड नंबर उसके सोर्सेज क्या क्या है। नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो यहाँ पर इस क्लास में कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है, किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पास हम कह सकते हैं हैजार्डस वेस्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया था उसकी डेफिनेशन के अंदर ही। आपको डेफिनेशन के अंदर, अगर आपको डेफिनेशन आपने अच्छे से देखी तो उसकी डेफिनेशन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे वहां पर जो हमने डिस्कस किए थे। उस पॉइंट्स में हमारे पास क्या क्या था, उस पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे हमारे पास उस पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में उसमें था केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में, उसकी कोरोसिविटी के बारे में, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, उसकी इग्निशिएबल एबिलिटी के बारे में। वो चीज़ है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे उसको क्लासिफाइड किया हुआ है हैजार्डस वेस्ट को, कि हमारे पास कौन सा वेस्ट हैजार्डस हो सकता है और नहीं हो सकता है। वही चीज क्लासिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से एक वेस्ट को हम हैजार्डस वेस्ट बोल सकते हैं, किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, उसको हमने कहा था कि जो डेफिनेशन है उसको पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम देखने वाले थे। तो वही चीज यहाँ पे हम आज की क्लास में हम वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं फिर उसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। देखिए यहाँ पे जो क्लासिफाई किया हुआ है हैजार्डस वेस्ट को, जो यूएस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके बेसिस पे भी यहाँ पर इसको चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है, जो आपने सुना होगा यूएस ईपी के नाम से। ये हमारे पास क्या है, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है हमारे पास है, उसने यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। क्लास जो हैजार्डस वेस्ट को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो आपको बता दिया। अब उसी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पे जो पेपर हो रहा है, ये पेपर में या तो इसके प्रीवियस पेपर अगर हुए हैं, यहाँ पे इसका ऐसा कोई प्रीवियस पेपर तो शायद हुआ नहीं है। जिस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है उस तरीके से पीएचडी में डेफिनेटली वैकेंसी निकली होगी पहले, लेकिन जिस तरीके से इस बार इन्होंने सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है उस तरीके से हमारे पास कोई प्रीवियस पेपर अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम चीजों को उसी तरीके से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी पूछ ले वो हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे। वो चीज हमारे पास यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास यूएस ईपीए, याद रखिएगा इसका पूरा नाम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यहाँ पे हमारे पास यूएस की हैज established four characteristics test characteristics test to determine whether is a waste is hazardous or not। तो यहां पे हमारे पास कौन सी हमारे पास है जो कहने वाले हैं, जिसको हमारे पास फॉलोइंग
तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कौन कौन सी हमारे पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है इग्निशिएबिलिटी, जो हमारे पास इग्निशिएबिलिटी है वो चीज। सेकंड हमारे पास जो है आपको बताया था डेफिनेशन में क्लासिफाई था कोरोसिविटी। थर्ड की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास रिएक्टिविटी, और फोर्थ की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास जो बची हुई थी वो टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक चीज नेचर थी हमारे पास वो चीज है। तो इसी के बेसिस पे यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है इसको, हैजार्डस वेस्ट है या कि नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा हमारे पास कह सकते हो कि इग्निशिएबल हमारे पास है। जो इग्निशिएबल सिंपल से हमारे पास जो फायर की जो कंडीशन क्रिएट होती है, जो एक ऐसा वेस्ट जो हमारे पास बहुत तेजी से फायर को जनरेट कर दे, इतनी उसकी रिएक्टिविटी है, उसकी उतनी हमारे पास है। कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी के बेसिस पे यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट को बेसो सभी को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे चीजों को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास देखते हैं ये इग्निशिएबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होती है, किस तरीके से नंबर ऑफ इसमें टर्मिनोलॉजीज आती है, टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो किस तरीके से वो चीज आता है। तो यहाँ पे वही चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं इग्निशिएबिलिटी को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है इग्निशिएबिलिटी की इग्निशिएबिलिटी की बात करें फर्स्ट हमारे पास कौन सा हमारे पास एक कह सकते हो वेस्ट जो इग्निशिएबल है वो चीज यहां पे बात की जा रही है। उसमें देखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, फिर यहां पे देखते हैं इसको कि वेस्ट that pose a fire hazard, that pose a fire hazard during handling, during routine handling, storage, transportation, और डिस्पोजल। सिंपल से हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऐसा वेस्ट जिसको हम रूटीन बेसिस पे, अगर कोई फायर हैजार्ड, डेट पोज ए फायर हैजार्ड, जिसको क्या करता है वो फायर हैजार्ड को क्या कर सकता है, एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि फायर को क्या करते प्रोड्यूस कर दे ड्यूरिंग रूटीन ऑपरेशन लाइक हैंडलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्पोजल हो गया। उसके किसी भी केस पे अगर वो एक ऐसी क्या करते हैं फायर की कंडीशन को क्रिएट कर दे, तो ऐसे हैजार्डस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वो कैटेगरी में किसकी कैटेगरी में आता है, इग्निशिएबल कैटेगरी में आता है। और इग्निशियल कैटेगरी में जैसे ही आ गया उसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास हैजार्डस वेस्ट में काउंट होता है, कि इसको बहुत तरीके से प्रॉपर्ली तरीके से इसको नीड की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे पास यहाँ पर काउंट हो जाता है हैजार्डस वेस्ट में। तो फर्स्ट हमारे पास इग्निशिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फायर प्रोड्यूस कर सकता है, वो चीज यहाँ पे हमारे पास है। यहाँ पर देखते हैं अगले पॉइंट पे हमारे पास, इफ अ solid waste possess any of the following properties, then its count in hazardous waste, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बात की जा रही थी, अगर कोई सॉलिड की बात करें यहाँ पे सॉलिड कोई से भी जनरेट हो सकता है, वो सॉलिड चाहे वो घर से जनरेट हो सकता है, वो तब भी प्रॉपर्टी रख सकता है कि हैजार्डस वेस्ट को कहने की। यहाँ पे हमारे पास वो क्या कह सकता है,
सिंपली किसी इंडस्ट्री से हो रहा है, किसी भी सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा सॉलिड जो हमारे पास एक कुछ प्रॉपर्टीज जो होल्ड करता है, अगर वो प्रॉपर्टीज होल्ड रखता है तो उसको हम बोलेंगे हैजार्डस वेस्ट। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो चीज यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो होने वाली है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड containing a liquid containing alcohol less than 24% 24% by volume and flash point जो हमारे पास फायर फ्लैश पॉइंट होता है and has flash point less than 60 degree Celsius. Such type of solid, such type of liquid is count as hazardous waste. फर्स्ट पॉइंट का मतलब ही क्या है, हमारे पास एक ऐसा लिक्विड जो हमारे पास अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे 20% से लेस लग रहा है, बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और उसमें जो फ्लैश पॉइंट है, उसका जो फायर फ्लैश पॉइंट हमारे पास होता है, जो हम बात कर रहे हैं कि सिंपल एक मिनिमम पॉइंट वहां पर वो स्पार्क कर जाए, वो हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो ऐसा वेस्ट को हमें प्रॉपर हीट की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर क्या है हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर इंपॉर्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस वेस्ट को हम बोलते हैं हमारे पास हैजार्डस वेस्ट। तो ऐसा वेस्ट हमारे पास हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट इसी में ही एक हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड केपेबल of causing fire hazard through friction यहां पे हमारे पास किस तरीके से जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, थ्रू फ्रिक्शन at standard temperature and pressure। कि हमारे पास कोई कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की कंडीशन है कोई, वहां पर हमारे पास एक कोई हमारे पास प्रोसेस हो रहा है जो कैसे सिंपल एक हमारे पास फ्रिक्शन हो रहा है। अब फ्रिक्शन की कंडीशन जो कि जनरली हमारे पास डे टू डे लाइफ में होता रहता है, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी किसी भी प्रोसेस में हमारा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और फ्रिक्शन इस तरीके से कोई लिक्विड ऐसा है जो उसमें बीच में फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हो उसकी वजह से भी फायर की कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो ऐसे वेस्ट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंपल सा हैजार्डस वेस्ट। लिक्विड कैपेबल ऑफ कॉजिंग फायर हैजार्ड थ्रू फ्रिक्शन, ओनली थ्रू फ्रिक्शन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कंडीशन पे उसने क्या कर दिया, फायर की पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकता है। तो एक ऐसा वेस्ट जो हम कह सकते हैं ऐसा सॉलिड, वो हम यहाँ पे किस में काउंट करेंगे, हैजार्डस वेस्ट में उसको काउंट किया जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस तरीके से हमारे पास होती है। नेक्स्ट की बात करें हमारे पास कि हमारे पास वो क्या हो, एक कोई कंप्रेस्ड गैस हो, इग्निशिएबल कंप्रेस्ड गैस हो, तो वो भी हमारे पास हैजार्डस वेस्ट में काउंट हो जाता है, वो भी हमारे पास हैजार्डस वेस्ट में काउंट हो जाता है। देखिए हमारे पास कि हमारे पास इज यहाँ पे हमारे पास इज एन इन इग्निशिएबल, हमारे पास क्या इग्निशिएबल कंप्रेस्ड गैस, इग्निशिएबल कंप्रेस्ड गैस हमारे पास होगा। हमारे पास वो क्या होगा, सिंपल से हमारे पास इग्निशिएबल कंप्रेस हो, या फिर एक वो ऑक्सीडेंट हो, ऑक्सीडेंट बहुत तेजी से रिएक्टेंट करते हैं, बहुत तेजी से हमारे पास ये फायर को प्रोड्यूस कर देते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सिंपल से एक एग्जांपल की यहाँ पे बात की जाए, जैसे पेंट थिनर हो गए, पेंट थिनर्स यहाँ पे हमारे पास है, पेंट रिमूविंग कंपाउंड्स, पेंट रिमूविंग कंपाउंड्स, ये सारे हमारे पास है क्या चीज, ये सारे हमारे पास केमिकल्स ही तो है, केमिकल्स हो गए हमारे पास, लिक्विड हो गए हमारे पास किसी भी तरीके से फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, सिंपल से ये क्या कर रहे हैं, एक फायर की पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, फायर की एक सिचुएशन को क्रिएट कर दे, वो चीज हमारे पास किस में काउंट होती है, एक हैजार्डस वेस्ट में काउंट होती है। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, एक सिंपल सा हमारे पास एक कह सकते हो हमारे पास फर्स्ट में।
एक इग्निशियबिलिटी में उसकी बात की जाए तो। अब इग्निशियबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास इग्निशियबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और टर्म होता है, उसको बोलते हैं फ्लेम एबिलिटी। फ्लेम एबिलिटी हमारे पास कह सकते हैं सिंपल सा आपसे पूछा जा सकता है, उसमें एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल बनता है फ्लेम एबिलिटी पे, जहाँ पे हमारे पास की लोअर फ्लेम एबिलिटी या फिर लोअर और या फिर अपर फ्लेम एबिलिटी को कहा जाता है, जहाँ पे हमारे पास सुई को हमारे पास कह सकते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या फिर लोअर हमारे पास अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, वो चीज़ हमारे पास होती है। उसी को यहाँ पे देखने वाले हैं कि फ्लेमेबिलिटी का मतलब हमारे पास है क्या, और उससे रिलेटेड हमारे पास एक स्मॉल सा न्यूमेरिकल जैसे को कह सकते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं केमिकल्स में, हमारे पास जनरली केमिकल इंजीनियरिंग हमारे पास किसी भी इंजीनियरिंग को, जहाँ पे हमारे पास 11th-12th के केस में हमारे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत जेईई के लेवल पे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो उन्हीं को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इग्निशियबिलिटी में ही हमारे पास एक और सब टॉपिक है फ्लेम एबिलिटी का, बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्लेम एबिलिटी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए हमारे पास, फिर आगे की ओर देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ यहाँ पे हमारे देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ पे हमारे पास वीडियोस जो हमारे पास यहाँ पर डलने वाले हैं। बाकी के सारी हमारे पास ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पे कवरअप कराया जाएगा यहाँ पे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। इंजीनियर्स अकेडमी के आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास वीडियोज होंगे उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, सभी चीज़ें को देखें। ओके, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी सिलेबस है, जो भी हमारे पास टॉपिक्स है, उसको कहाँ से आपको करना है, पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन्हीं को ही ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फ्लेम एबिलिटी का। फ्लेम एबिलिटी जो हमारे पास इसी के सब टॉपिक में इनिशियबल की चल रहा है अभी, उसमें सब टॉपिक है फ्लेम एबिलिटी का। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारे पास सब टॉपिक है एक, ए नाम से डाल देते हैं इसमें। फ्लेम एबिलिटी का कि कौन सा हमारे पास यहां पर ये क्या शो कर रहा है हमारे पास फ्लेम एबिलिटी, किसी भी कंपाउंड की बात करें, किसी भी बेस की बात करें, किसी भी मेटल की बात करें, उसके यहाँ पे शो कर रहा है, गैस वगैरह कुछ भी हमारे पास हो गई, कि उसकी एबिलिटी क्या है, कि प्रोड्यूस करने की हमारे पास उसकी एबिलिटी क्या है, किसी भी पोजीशन पे क्या उसका कितना अमाउंट हमारे पास रहना चाहिए कि वो एक जनरेट कर सकता है किसी भी चीज़ में, किसी भी एनवायरनमेंट कंडीशन में, वो चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, एक यहाँ पर कि वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल, एक हमारे पास एक सिंपल सा वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल, वॉलेटाइल याद रखिएगा, वॉलेटाइल लिखा भाई, वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds can ignite in the presence of spark, जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में, जब भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जो भी हमारे पास केमिकल हो गया, फिर हमारे पास बायोटेक्निकल हो गया, हमारे पास कोई भी सिविल की बात कर ले, कोई से भी ब्रांच के हमारे पास हो अवेलेबल, हमारे पास जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेफिनेशन में हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। वेपर की कंडीशन आपको पता ही है, सिंपल सी स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, एक हमारे पास सॉलिड लिक्विड हो गई, फिर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो चीज़ हमारे पास है। वेपर की बात करें तो वॉलेटाइल हमारे पास क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, वॉलेटाइल का मतलब एक ऐसा मेटल यहाँ पे हमारे पास ऐसी सॉलिड कंडीशन में कोई मेटल हमारे पास है, कोई मेटल या फिर कोई भी कंपाउंड हमारे पास है सॉलिड कंडीशन में, जब हम उसको किसी भी तरीके से उसकी रिएक्शन होती है तो वो क्या कर रहा है, लिक्विड फॉर्म के चेंज हुए बिना ही वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सिंपली लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, वो एक मतलब एक फेज को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में नहीं आ रहा, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो डायरेक्टली। तो ऐसे कंपाउंड्स को यहाँ पे वॉलेटाइल्स कहा जाता है, सिंपल सा। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन इग्नाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पार्क, अगर कोई भी स्पार्क की कंडीशन क्रिएट हो, सिंपल सा कोई स्पार्क जनरेट हो गया कहीं पर किसी भी एनवायरनमेंट की कंडीशन में, तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, सिंपली जो वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल के कंपाउंड है वो क्या इग्नाइट हो सकते हैं, तो उसकी फ्लेमेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास
इंपॉर्टेंस हो जाता है इनका रोल कि ऐसे कंपाउंड्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से जनरेट होते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पे आप ना देखें, बट इंडस्ट्रियल की बात करें या फिर ऐसी चीज़ों की बात करें जहाँ पे बहुत बड़े प्रोसेस में ये चीज़ें हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो बहुत बड़ी कंडीशन जो है जहाँ फायर वाली कंडीशन वो क्रिएट हो सकती है। और आपको पता है फायर वाली कंडीशन क्रिएट होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरीके से तो हमारे पास ह्यूमन और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, ह्यूमन की तो हमारे पास लाइफ से खत्म हो जाने वाली है अगर फायर वाली कंडीशन में क्रिएट होती है। और अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो जो फायर से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो उससे हमारे पास दिक्कत हो रही है, फिर वो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को जाके इफेक्ट कर रही है, मतलब दोनों को इफेक्ट कर रही है वो चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए कौन सा हमारे पास कंपाउंड है जिसकी क्या हमारे पास एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तभी तो हम यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर इतना डिटेल में पढ़ा जाता है हमारे पास इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास उसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से लिमिट की कैलकुलेशन की जाती है, वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट कैलकुलेट की जाती है, एक होती है लोअर और एक होती है अपर फ्लेमेबल लिमिट। लोअर फ्लेमेबल लिमिट जिसको हम लोअर फ्लेमेबल LFL भी बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एंड अपर फ्लेमेबल लिमिट, अपर फ्लेमेबल लिमिट जिसको UFL भी बोलते हैं, या फिर फ्लेमेबल जो हमारे पास एबिलिटी है लिमिट, या फिर आप कह सकते हैं लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट या फिर अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट या फ्लेमेबल लिमिट, इसको आप UFL ही बोलते हैं। ऑफ ए मिक्सचर इज गिवन बाय, यहां पे हम किसकी निकाल रहे हैं, मिक्सचर की बात कर रहे हैं कि मिक्सचर में क्या हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम गैसेस वगैरह जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट वहां पर चीजें अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ मिक्सचर होता है वो किसी चीज का, तो वो किस तरीके से हमारे पास उसकी लिमिट लोअर फ्लेमेबल जो हमारे पास फ्लेमेबिलिटी है, जो LFL है, जो हमारे पास अपर जो फ्लेमेबल लिमिट है, उसकी हम किस तरीके से काउंट करें, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, वो चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लोअर की बात की जाए तो लोअर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोअर की LFL मैक्सिमम किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इसमें, 1 अपॉन समेशन ऑफ I to N, यहाँ पे हमारे पास जब वैल्यू निकाली जाती है YI अपॉन जो हमारे पास फ्लेमेबिलिटी लिमिट LF से इसको शो किया जाता है। याद रखिए LF से शो किया जाता है, पढ़ा उल्टा जा रहा है, फ्लेमेबल लिमिट की बात की जा रही है यहाँ पर, वो चीज़ की हुई है। ओके, और इसी तरीके से UFL की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है वो देखेंगे अभी। मैक्सिमम UFL लिमिट, इसका फिजिकल मीनिंग भी क्या है कि किस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया कि हमारे पास ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, फ्लेमेबल लिमिट है क्या, वो चीज़ हमारे पास क्या है वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे। अभी एक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपको समझ में आ जाएगा। YI अपॉन LF लिमिट, I to N है, N यहाँ पे नंबर ऑफ मिक्सचर की बात की जा रही है, LF यहाँ पे फ्लेमेबल लिमिट है, Y इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड है, जो भी हमारे पास यूज में रहे जो हमारे पास देखने वाले हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर बाद में देखते हैं कि वेयर यहां पे हमारे पास वेयर YI हमारे पास में क्या है, इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड I, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड I, एन यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मिक्सचर्स, नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है, नंबर ऑफ हमारे पास कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर है, नंबर ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर, ठीक है सिंपल इस तरीके से। और LF हमारे पास फ्लेमेबल लिमिट है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से, जेई के लेवल पे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ से अब क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है वो चीज़ में अब हम देखते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फ्लेमेबिलिटी का मीनिंग क्या है, उससे भी समझ में आपको आ जाएगा। ओके
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास डिटरमाइन LFL and UFL of a gaseous mixture वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको यहां पर गिवन किया हुआ है परसेंटेज की फॉर्म में ऑफ 0.65% एसीटोन, 0.2% डेकेन एंड 0.3% हेक्सेन। 0.3% हेक्सेन। कुछ यहां पे आपको गिवन की हुई एक टेबल, कंपाउंड, LFL आपको गिवन किया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में, और यहाँ पे UFL गिवन किया हुआ है। जो कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कौन से, एसीटोन एक है, यहाँ पे हमारे पास में एक डेकेन है, एक यहाँ पे हमारे पास में हेक्सेन है। कुछ हमारे पास कंपाउंड गिवन किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2.6%, 0.8%, यहाँ पे हमारे पास 1.1%। सारी वैल्यू परसेंटेज के टर्म में गिवन की हुई है, 12.8, 9.2 और 7.5। ठीक है, देखिए आपसे यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इसी तरीके से, यहां पर आपको LFL और UFL निकालना है गैसियस मिक्सचर का। आप ऐसे कंफ्यूज में तो जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी LFL UFL दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, ये दिस आर द फ्लेमेबल लिमिट दी हुई है, जो कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर गिवन किया हुआ है। ये वाली जो लिमिट्स है वो गिवन की हुई है यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास कंपाउंड्स गिवन किए, 3 कंपाउंड्स आपको गिवन किए, एसीटोन, डेकेन और हेक्सेन की बात की जा रही है, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर उसकी मिक्सचर की LFL बताओ। आप तो मिक्सचर की LFL किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आपको। यहाँ पर आप बताइएगा, हमें यहाँ पर देखिएगा जब कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर जब ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बताइएगा यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जो हमारे पास y होता है, हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, जो हमारे पास कंपाउंड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड। मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे, आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन किया हुआ है बाय वॉल्यूम। सिंपल सा मोल फ्रैक्शन किस तरीके से, एसीटोन की बात की जा रही है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन किस तरीके से, 0.65 डिवाइडेड बाय टोटल प्लस, ये हमारे पास आ गया 0.65 प्लस 0.2 प्लस 0.3 डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। टोटल मिक्सचर में उसका कितना परसेंटेज है, टोटल मिक्सचर में हमारे पास कितना परसेंट एक्चुअल में एसीटोन था, तो वही तो मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है कि कोई टोटल में से कितना उसका पार्ट है, वो चीज यहाँ पे निकाली हुई है। डेकेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि हाँ भाई इसका 0.2% है टोटल अपॉन मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना है 0.65 प्लस 0.2 प्लस 0.3, इस तरीके से वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास हेक्सेन की वैल्यू आ जाएगी 0.3 की, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.65, 0.2 और 0.3, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर। सिंपल सा सारी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है, आपको LFL और UFL निकालनी है तो सिंपली वहां पर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट उसकी मिल जाएगी LFL और UFL की लिमिट। तो यहाँ पे देखिए चल रही, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर फटाफट से इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की अगर बात की जाए हमारे पास, इसको ऐसे इस तरीके से शो कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास था 0.65
डिवाइडेड बाय 0.65 प्लस 0.2 ये हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप कैलकुलेट करेंगे तो 565 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसका निकल गया मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास किसका आ गया, डेकेन का आ जाएगा। डेकेन की बात करें तो डेकेन हमारे पास था 0.2 में, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारे पास डेकेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। डेकेन की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0.174 इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू अगेन, यहाँ पे हमारे पास हेक्सेन था, हेक्सेन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 0.3 इसका पार्ट था, टोटल में हमारे पास 0.65, 0.2 प्लस 0.3। यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के कैलकुलेट क्या जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल सा हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन होगी। अब निकालना है LFL और UFL हमारे पास टोटल। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर की, यहाँ पर निकालते हैं। फर्स्ट यहाँ पे LFL की बात करें, LFL यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा, LFL यहाँ पे हमारे पास जो LFL जो हमारे पास मिक्सचर की बात कर रहे हैं, LFL मिक्सचर की, ओके। यहाँ पे हमारे पास ये चीज भी हमारे पास मिक्सचर में है, मिक्सचर की लिखी हुई है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, सिंपली 1 अपॉन समेशन ऑफ I 1 to n, यहाँ पे हमारे पास y मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेमेबल लिमिट। सिंपल इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला था। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास डिवाइड इक्वल टू 1 अपॉन, फर्स्ट हमारे पास में था एसीटोन की बात कर रहे हैं। एसीटोन हमारे पास में कितना निकल के आया मिक्सचर का, 0.565, 0.565। इसकी हमारे पास लिमिट क्या थी, एल जो हमारे पास लोअर फ्लेमेबल निकाल रहे हैं हम, पहले लोअर फ्लेमेबल निकाल रहे हैं, तो लोअर फ्लेमेबल की हमारी लिमिट गिवन है 2.6, तो जस्ट पुट कर दीजिए 2.6। एसीटोन की बात की जा रही है यहाँ पर। और उसी तरीके से हमारे पास और क्या आती है, डेकेन की 0.8 है और उसकी 1.1 है, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी 0.65, हमारे पास 2.6 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो एसीटोन था वो निकल के आया था 0.174 डिवाइडेड बाय हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी वो 0.8 थी, प्लस याद रखिएगा सारी वैल्यूज हमारे पास किस में है, ये इनवर्सली में, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस सिंपल सा इस तरीके से, प्लस 1 अपॉन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जिसका अमाउंट था हेक्सेन का 0.261 और हमारे पास इसका जो LFL लिमिट थी वो गिवन थी 1.1। सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास LFL की लिमिट मिल जाएगी, लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट जो मिक्सचर की बात कीजिए, मिक्सचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.49%। परसेंट में वैल्यू याद रखिएगा, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई की हुई वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से हमें UFL की वैल्यू निकाल लेंगे। UFL की अगर मिक्सचर की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से, सेम तरीके से डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास 0.565। अब हमारे पास जो लिमिट है वो UFL की लिमिट रखेंगे। यहाँ पर UFL की लिमिट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन की हुई है, 12.8 एसीटोन के लिए, डेकेन के लिए 9.2, 7.5, तो 12.8 1 अपॉन यहाँ पे अगेन हमारे पास 0.174 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या गिवन की हुई थी, वो गिवन की हुई थी 9.2 प्लस 1 अपॉन 0.261। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन की हुई थी, वो चीज आपको यहाँ पे पुट करके रख देनी है। सिंपल से हमारे पास 7.5 इसकी वैल्यू गिवन की हुई थी, ओके। तो यहाँ पे चीज गिवन की हुई थी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या हो गया 10.2। तो यहाँ पे हमारे पास UFL और F जो हमारे पास निकल के आई है, हमारे पास LFL की लिमिट वो यहाँ पे हमारे पास 10.2 निकल के आई। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ। सिंपल से ग्राफ क्या, सिंपल से एक चीज हम बता रहे हैं, सपोज हमारे पास LFL है, ये हमारे पास UFL है, उसकी लिमिट
हमारे पास की जो वैल्यू निकल के आई थी LFL की, वो है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो चीज यहां पे देख रहे हैं हम, 1.49 और यहां पे हमारे पास जो UFL की जो लिमिट आई थी वो 10.2%, ये हमारे पास है। सिंपल से हमारे पास एनवायरमेंट कंडीशन कंपाउंड मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमारे पास जो कंपाउंड मिक्सचर है, सपोज कोई भी कंपाउंड मिक्सचर है, अगर एग्जांपल की बात करें तो एक मैथेन है हमारे पास। आप मैथेन पता है आपको, काफी ज्यादा पड़ता है, CH4 की बात करें, मैथेन की बात कर रहे हैं हमारे पास गैसियस फॉर्म में। इसकी जो लिमिट होती है, लोअर फ्लेमेबल जो लिमिट होती है वो होती है 4.4%। मैथेन की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल बाद में लिख लेंगे इसको। मैथेन की बात कर रहा हूं जिसकी जो फ्लेमेबल लिमिट होती है LFL वाली वो होती है 4.4% बाय वॉल्यूम, मतलब 4.4% यहां पर वो है, स्टैंड कर रहा है वो। अब होगा क्या कि अगर एनवायरनमेंट में, अगर एनवायरनमेंट की कंडीशन में से सपोज एनवायरनमेंट में अगर मैथेन जो है 4.4% अमाउंट से कम है, मतलब वो 3% अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। अगर 3% है तो अगर हमारे पास, याद रखिएगा आपको पता है मैथेन एक ऐसी एक्सप्लोसिव गैस है, वो हमारे पास कंबेसिबल गैस है, जो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि एनारोबिक, जब हम डाइजेशन पर हमारे पास स्लज, जो एनारोबिक हमारे पास जो कंडीशन होती है वहां पर जब एनारोबिक कंपाउंड हमारे बनते हैं स्लज ट्रीटमेंट के केस में, सीवेज ट्रीटमेंट के केस में, वहां पर जनरेट होती है सीवेज ट्रीटमेंट में एनारोबिक कंडीशन में CH4, तो वहां पर हमारे पास ये क्या होती है, गैस एक्सप्लोसिव होती है, वहां पर हम इसको क्या है, जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऐसे एनर्जी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर 4.4% अगर अमाउंट में कम है एनवायरमेंट में, इसका मतलब क्या है 4.4 अमाउंट से हमारे पास कम है एनवायरनमेंट में। अगर कोई इग्निशिएबल कंडीशन अवेलेबल है, कोई फ्लेमेबल कंडीशन अवेलेबल भी है अगर एनवायरनमेंट में, तो भी ये कंडीशन फायर जनरेट नहीं कर पाएगी, तो भी ये अमाउंट क्या फायर को जनरेट नहीं कर पाएगा, मैथेन फायर को जनरेट नहीं कर पाएगा एनवायरनमेंट में। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे पास ये एनवायरनमेंट कंडीशन है और उसमें 4.4% मैथेन अवेलेबल है, 4.4 से लेस, 4.4 से लेस, अगर यहाँ पर हम कोई ऐसी कंडीशन, फायर वाली कंडीशन जाके माचिस भी जला दें, तो भी यहाँ पर हमारे पास कुछ फायर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास LFL से कम है। और वही चीज अगर ये LFL यहाँ से हमारे पास ज्यादा हो जाए 4.4 से, तो एक स्पार्क की जरूरत है, बस एक स्पार्क जनरेट हुआ और ये फायर में कन्वर्ट कर देगा उस चीज को। तो वो चीज यहाँ पर हमारे पास बताता है ये चीज को। तो वही चीज यहाँ पे हमारे पास है LFL UFL का, कि LFL से अगर कोई कंपाउंड कम है तो इट्स वेरी लीन टू बर्न, इट्स वेरी लीन टू बर्न, बर्न ही नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। और ये हमारे पास सपोज एयर है हमारे पास, और इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, कंबस्टिबल नेचर होगा, यहाँ में एक्सप्लोसिव कंडीशन है ये हमारे पास। अगर इसमें इसके बीच में हुआ तो हमारे पास एक्सप्लोसिव, वहां से स्पार्क जनरेट हो सकता है, वो क्या कर सकता है, फायर की कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे हमारे पास अगर वो ज्यादा हो जाता है तो इट्स वेरी रिच, इट्स वेरी रिच टू बर्न। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन होती है, इस तरीके से हमारे पास फ्लेमेबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरीके से, एक आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जो मैथेन का एग्जांपल है वो चीज यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, फिजिकली इसका मीनिंग क्या था वो हमारे पास चीज को बताने के लिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास को एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। हमारे पास जो हमारे पास क्या था, मैथेन का एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल CH4 मैथेन, मैथेन की हम बात कर रहे हैं, CH4 जो मैथेन की बात कर रहे थे, गैस हैज एन LFL लोअर जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट थी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे हमारे पास इज 4.4%, 4.4% if the atmosphere, जो हमारे पास हम बात करें एटमॉस्फेरिक में, if atmospheric has less than, if atmosphere has less than 4.4% methane, 4.4% methane, an explosion cannot occur, an explosion cannot occur
even if a source of ignition is present, a source of ignition is present, तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई है कि अगर हमारे पास लोअर फ्लेमेबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी का किस तरीके से यहाँ पे रोल है, किस तरीके से इग्निशन का रोल है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे रोल है। देखिए आप इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप इसको नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन देखिए आप पूछे जा सकते हैं। आपको पता ही है आज के टाइम पे हमारे पास देखिए चाहे जेईई का पेपर हो या हमारे पास कोई सी भी स्टेट लेवल का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, करना क्या है ऐसे सिंपल से आपको फॉर्मूला लगाना है, एप्लीकेबल लगाना है। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास इतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, हमारे पास सिंपल तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। इसका मतलब भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर एनवायरमेंट में अगर हमारे पास में कोई एलएफएल और यहाँ पे यूएफएल की लिमिट आपको दे दें तो यहाँ पे उस कंडीशन में पूछा जा सकता है कि आप वो हमारे पास एक्सप्लोसिव नेचर की है या नहीं है, ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें होती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आज की क्लास में यहाँ पर हमने ये चीज को देखा, समझा। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे शुरू से देख लेते हैं एक बार। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये था, किस तरीके से था। नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आज की क्लास में हमने ये जो देखा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बेस पे, क्लासिफिकेशन किस तरीके से बेस पे किया, इसकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने आज फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था इस क्लास में हमने इग्निशियबिलिटी को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आने वाली क्लास में हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले जो हमारे पास की अदर्स जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हमें कवर अप करेंगे और फिर अदर्स टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। चलिए, thank you very much. Okay, if you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.